क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन हमसे क्या दिया, दो मैट्रिक्स गिवन है और वो इक्वल गिवन। अब मैट्रिक्स इक्वल हो, इसकी दो ही कंडीशन हमने पढ़ी थी। पहली कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, दूसरी उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। अब देखो पहली चीज़ उनका ऑर्डर सेम है, 2 रो 2 कॉलम, तो इसका हो जाएगा 2 क्रॉस 2, 2 रो 2 कॉलम, तो इसका हो जाएगा 2 क्रॉस 2। अब सेकेंड कंडीशन हमने जो पढ़ी थी कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होनी चाहिए, उसका यूज़ करके ही हम एक्स वाई जेड की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। देखो अगर मैं कहूँ 4 और y कॉरस्पॉन्डिंग है, यानी मैं यहाँ से लिख सकती हूँ 4 इक्वल टू वाई, यानी y की वैल्यू 4 हो गई। अगर मैं कहूँ 3 इक्वल टू z कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है, यानी z की वैल्यू हमें मिल गई 3। और अगर मैं कहूँ कि x इक्वल टू 1 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है, तो यानी कि x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4 और z की वैल्यू 3 हमें यहाँ से मिल गई। ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिली है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस की जो कंडीशन होती है वहाँ से। जो फर्स्ट कंडीशन होती है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, वो तो इनका पहले से ही था क्योंकि वैसे ही इक्वल गिवन है ना। तो और सेकंड कंडीशन हम क्या लिख सकते हैं, ये कि ये वैल्यूज हमने कहाँ से फाइंड आउट की कि दीज आर दी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ इक्वल मैट्रिसेस। ठीक है, अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं क्वेश्चन का। देखो 6 क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में भी हमसे सेम चीज़ की बने, हमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का यूज़ करके ही। पहली कंडीशन ये होती है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस के लिए कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है, ये हो जाएगी 2 क्रॉस 2 की, 2 रो 2 कॉलम है, ये हो जाएगी 2 क्रॉस 2 की। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन क्या है कि दोनों के जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। तो इस सेकंड कंडीशन का यूज़ करके हम यहाँ से इक्वेशन फॉर्म करेंगे एक्स वाई की टर्म्स में, जेड की टर्म्स में, और वहाँ से ही उनको सॉल्व करके हम एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं दो मैट्रिसेस के, तो मैं लिख सकते हैं कि x प्लस वाई इक्वल होगा 6 के, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। इसे हम मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सेकेंड मैं मान सकते हूँ कि z 5 प्लस जेड इक्वल होगा 5 के, इसे हम मान लेते हैं। यहाँ से तो हम डायरेक्ट z की वैल्यू निकाल लेते हैं, 5 प्लस जेड इक्वल है 5 के, तो z इज इक्वल टू 5। ये जो 5 राइट हैंड साइड में है, इसे मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाऊँगी तो -5 हो जाएगा, और z इज इक्वल टू 5 माइनस 5 विच इज़ 0, यानी कि z की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 0। अब क्या मैं एक्स वाई को 8 के इक्वल रख सकती हूँ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, यानी कि एक्स वाई इज इक्वल टू 8, इसे मान लेते हैं हम सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अब या तो हम सेकेंड इक्वेशन से एक्स या वाई में से दोनों में से किसी एक की वैल्यू फाइंड आउट कर लें तो और हम उसको फर्स्ट इक्वेशन में रख दें, या फिर हम फर्स्ट इक्वेशन से क्या करें, एक्स या वाई में से किसी एक की वैल्यू फाइंड आउट कर लें और फिर उसको सेकेंड इक्वेशन में रख दें। तो देखो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करती हूँ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने का यहाँ पे मतलब है कि सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन से फाइंड आउट करूँगी एक्स की वैल्यू, तो वो वाई की टर्म्स में आएगी, और वाई की वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट करूँगी तो वो एक्स की टर्म्स में आएगी। फिर उस एक्स या वाई के टर्म में आई हुई वैल्यू को हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन वी कैन से एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6 एंड एक्स इज इक्वल टू 6 माइनस 5। ये जो वाई इधर लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव है, उधर राइट हैंड साइड में जाके नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो हम थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इन सेकेंड इक्वेशन, पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इन सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, एक्स वाई इज इक्वल टू 8, एक्स की वैल्यू हमने क्या निकाली 6 माइनस वाई इंटू वाई इज इक्वल टू 8। 6 माइनस वाई इंटू वाई कितना हो जाएगा, वाई की मल्टीप्लाई 6 के साथ करेंगे 6y, वाई की मल्टीप्लाई वाई के साथ करेंगे माइनस वाई है यहाँ पे, तो माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब ये हमारे पास ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को पॉजिटिव का करने के लिए अगर मैं इसे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ले जाऊँ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि अगर मैं इस माइनस वाई स्क्वायर को राइट हैंड साइड में ले गई तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। और ऐसे ही अगर ये 6y जो लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव का था, अगर मैं इसे राइट हैंड साइड में लेके जाऊँगी तो वो नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 6y
और प्लस 8 जो पहले से ही राइट हैंड साइड में है उसे हम प्लस 8 ही लिखेंगे इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के काफ़ी सारे तरीके हैं। हम फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्टेट से कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेंट मेथड से कर सकते हैं। हम यहाँ पे सिंपल फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं, मिडल टर्म को स्प्लिट करके। अब हमें इसको ऐसे फैक्टराइज करना होगा कि जो भी दो फैक्टर्स हम लें उनका प्रोडक्ट आना चाहिए 8y² और सम आना चाहिए -6y। प्रोडक्ट आना चाहिए 8y², सम आना चाहिए -6y। अगर हम ले लें 4 और 2, 4 2s are 8, यानी कि 4y × 2y इज 8y²। एंड अगर मैं लूँ -4y एंड -2y विच इज इक्वल टू -6y। अब देखो हमारे पास सम माइनस का आना चाहिए, वो तभी आएगा जब हम दोनों माइनस का लेंगे, और प्रोडक्ट पॉजिटिव का आना चाहिए। अब सम माइनस तब भी आ सकता है जब हम एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव लें, ठीक है। लेकिन दूसरी कंडीशन हमें क्या है कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव आना चाहिए। वो तभी आएगा जब दोनों या तो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। दोनों पॉजिटिव हम ले नहीं सकते क्योंकि हमें जो सम है वो नेगेटिव चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ पे देंगे -4y - 2y + 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे y कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा y - 4। यहाँ पे -2 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा y - 4। यहाँ पे क्या हो गया, y - 4 × y - 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें तो y की हमें दो वैल्यू मिल जाएंगी। मैं यहाँ पे रब कर देती हूँ थोड़ा सा। z की वैल्यू हम कहीं साइड में लिख लेते हैं कि z की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, 0। ठीक है, हमारे पास क्या आया वहाँ से, y - 4 × y - 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से लिख सकते हैं कि y - 4 इज इक्वल टू 0, तब हमें y की वैल्यू मिल जाएगी 4। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, y - 2 इज इक्वल टू 0, तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी 2। अब हमें दो वैल्यू मिल गई है y की। इन दोनों y की वैल्यू को, जैसे कि अगर मैं y इज इक्वल टू 4 को इस इक्वेशन में रखती हूँ तो x इज इक्वल टू 6 - 4 विच इज इक्वल टू 2, यानी एक x की वैल्यू हमें मिली 2। और अगर मैं y इज इक्वल टू 2 को यहाँ रखती हूँ, x इज इक्वल टू 6 - 2, तो x इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू हमें मिलती है 4। देखो y की भी हमारे पास दो वैल्यू पॉसिबल हुई, x की भी दो वैल्यू पॉसिबल हुई, z 0 हो गया है। x की दो वैल्यू कौन कौन सी पॉसिबल है, 2 और 4। y की भी दो वैल्यू कौन कौन सी पॉसिबल है, 2 और 4। ठीक है, हम इनको वेरीफाई भी कर सकते हैं। x + y इज इक्वल टू 6। अगर मैं y की वैल्यू 4 लेती हूँ तो x की वैल्यू 2, यानी कि 4 + 2 इज 6। अगर मैं y की वैल्यू 2 लेती हूँ और x की वैल्यू 4 लेती हूँ तो 2 + 4 इज 6। दोनों ही वैल्यू सही है। प्रोडक्ट देखेंगे तो 2 × 4 करें या 4 × 2 करें, आएगा तो 80। तो यहाँ पे हमारी सारी वैल्यूज बिल्कुल करेक्ट है। अब हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। पार्ट में हमसे गिवन है, देखो इसमें भी हम सेम चीज़ यूज़ करेंगे। पहली इक्वल गिवन है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस के लिए होना चाहिए ऑर्डर इक्वल और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल। ऑर्डर तो इक्वल ही है, देखो 3 रोज हो गई, एक कॉलम हो गई, इसका ऑर्डर हो गया 3 × 1, और इसमें भी 3 रोज हो गई, एक कॉलम हो गई, इसका ऑर्डर हो गया 3 × 1। ठीक है, जिस भी मैट्रिक्स में सिर्फ 1 कॉलम होती थी वो कौन सी मैट्रिक्स होती थी, कॉलम मैट्रिक्स, यानी कि ये दोनों ही कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x + y + z इज इक्वल टू 9। इसका माने थे फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन हम कर सकते हैं x + z इज इक्वल टू 5, जिसे हम सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे। थर्ड इक्वेशन y + z इज इक्वल टू 7, ये होगी थर्ड इक्वेशन। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ इक्वल मैट्रिसेस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इक्वेशन का यूज़ करके x, y, z की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन में x, y, z तीनों टर्म है। सेकेंड इक्वेशन में हमें x + z की वैल्यू मिल रही है 5। अब या तो हम x + z की वैल्यू जो 5 के इक्वल है उसको फर्स्ट इक्वेशन में वैसे का वैसे x + z की जगह पुट कर देते हैं, वहाँ से हमें क्या मिलेगी, y की वैल्यू। ठीक है, या फिर हम क्या करते हैं, थर्ड इक्वेशन में y + z की वैल्यू जो 7 गिवन है वो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, जहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू। कैसे भी कर लेते हैं, दोनों करेक्ट है। हम क्या करते हैं, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, ठीक है, जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन में हमें क्या गिवन था, x + y + z इज इक्वल टू 9,
तो हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं y प्लस 5 इज इक्वल टू 9, और यहाँ साइड में क्या लिख देते हैं, बिकॉज x प्लस जेड इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम कर सकते हैं y इज इक्वल टू 9 माइनस 5, क्योंकि जो लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव 5 है वो राइट हैंड जाके नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ से हमें y की वैल्यू मिलेगी 9 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 4, यानी कि y की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 4। अब हम इस y की वैल्यू को थर्ड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्या है हमारे पास, y प्लस जेड इज इक्वल टू 7। y की वैल्यू कितनी मिली हमें, 4 प्लस जेड इज इक्वल टू 7। z इज इक्वल टू 7 माइनस 4, क्योंकि जो 4 इधर लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव था, राइट हैंड साइड में जाके नेगेटिव हो जाएगा। अब हमें यहाँ से क्या मिला, z इज इक्वल टू 7 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 3, यानी कि y की वैल्यू 4 मिल गई, z की वैल्यू 3 मिल गई। अब हमारे पास फिर बची x की वैल्यू। अब या तो हम ऐसा कर सकते हैं कि x की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं, सॉरी z की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं जो इक्वल है 3 के, वहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। या फिर हम ऐसा कर लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में x और y और z दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं, वहाँ से भी हमें x की वैल्यू मिल सकती है। हम सेकंड इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, डायरेक्टली हमें a की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, इजीली सॉल्व हो जाएगा। हम यहाँ पे क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन में यहीं पे z की वैल्यू को पुट कर देते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे z की वैल्यू पुट कर दूँ, x प्लस z की वैल्यू कितनी आई है, 3 इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5, ये जो प्लस 3 है इधर वो माइनस 3 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2, यानी कि हमें x की वैल्यू मिली 2, y की वैल्यू मिली 4 और z की वैल्यू मिली 3। अब हम इसका 7th क्वेश्चन देखते हैं। इसके 7th क्वेश्चन में हमसे क्या गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c एंड d फ्रॉम द इक्वेशन। अब देखो ये 7th क्वेश्चन भी बिल्कुल 6th क्वेश्चन की तरह है, हमें यहाँ पे बस a b c d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दो मैट्रिसेस इक्वल गिवन है। अब देखो इक्वल कंडीशन, इक्वल होने के लिए वही दो कंडीशंस होती हैं, ऑर्डर सेम होना चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। अब इनका ऑर्डर तो सेम है, 2 रो 2 कॉलम 2 क्रॉस 2, 2 रो 2 कॉलम 2 क्रॉस 2। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स अगर इक्वल होंगे इसमें आप लिख देंगे, वी नो दैट corresponding elements of equal matrices are equal। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इस स्टेटमेंट के थ्रू क्या कर सकते हैं, a माइनस बी और -1 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हम लिख सकते हैं, a माइनस बी इज इक्वल टू -1, और इसे हम मार्क कर सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, दूसरा 2a प्लस c इज 5 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ये हो जाएगी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, थर्ड इक्वेशन हम देखते हैं जो किसके इक्वल हो जाएगी, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगी हमारे पास थर्ड इक्वेशन। और फोर्थ इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास 3c प्लस d इज इक्वल टू 13, ये हो जाएगी हमारे पास फोर्थ इक्वेशन। अब इसके लिए हम इन सभी इक्वेशन को सॉल्व करके a b c d की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, जितनी हमारे पास अननोन वैल्यूज होंगी ना, ये बात ध्यान में रखना, उतनी हमारे पास इक्वेशंस बनेंगी। ठीक है, यहाँ पे 4 अननोन वैल्यूज है, यहाँ पे 4 ही इक्वेशन बनी है। लास्ट क्वेश्चन में हमें x y z 3 अननोन वेरिएबल्स गिवन थे, तो हमें 3 इक्वेशंस मिलती थी। ठीक है, तो अब हम यहाँ से क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन से a को b के टर्म्स में लिख लेते हैं, या फिर b को a के टर्म्स में लिख लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे करते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, जो कि क्या है, a माइनस बी इज इक्वल टू -1। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, a इज इक्वल टू -1, जो माइनस बी है वो इधर आके प्लस बी। ठीक है, इसको हम मार्क कर लेते हैं फिफ्थ इक्वेशन। ठीक है, अब फ्रॉम फिफ्थ इक्वेशन, ठीक है, हम a की वैल्यू को इस थर्ड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन थर्ड इक्वेशन।
ठीक है। थर्ड इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0। 2 इंटू ए की जगह पे क्या हो जाएगा, -1 प्लस बी माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो 2 की मल्टीप्लाई जब हम -1 प्लस बी से करेंगे तो हो जाएगा -2 प्लस 2 इंटू बी इज 2b माइनस बी इज इक्वल टू 0। -2 प्लस 2b माइनस बी इज b विच इज इक्वल टू 0। b इज इक्वल टू -2 है यहाँ पे, राइट हैंड साइड में जाके +2 हो जाएगा। 0 प्लस 2 इज 2, यानी कि b की वैल्यू हमें क्या मिली, 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस b की वैल्यू को फिफ्थ इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ठीक है, पहले हम इधर साइड वाला रब कर लेते हैं या फिर यही पूरा रब कर लेते हैं। b की वैल्यू को अगर हम फिफ्थ इक्वेशन में पुट करेंगे, b की वैल्यू हमें 2 मिल गई, इसको कहीं नोट कर लेते हैं। b की वैल्यू हमें कितनी मिली थी, 2। ठीक है, और इस को हम कहाँ पुट करेंगे, फिफ्थ इक्वेशन में। a इज इक्वल टू -1 प्लस 2, a इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 2 माइनस 1 इज 1। ठीक है, यानी कि a की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 1। a की वैल्यू हमें मिल गई, b की वैल्यू हमें मिल गई। अब हम क्या कर सकते हैं, इस a की वैल्यू को क्या सेकंड इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, जहाँ से हमें c की वैल्यू मिल जाएगी। अब हम क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन सेकंड इक्वेशन, पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन सेकंड इक्वेशन। ठीक है, सेकंड इक्वेशन क्या है, 2a प्लस c इज इक्वल टू 5। 2 इंटू a की वैल्यू है 1 प्लस c इज इक्वल टू 5। 2 इंटू 1 इज 2 प्लस c इज इक्वल टू 5। c इज इक्वल टू 5। ये जो 2 इधर प्लस में है, राइट हैंड साइड में माइनस, 5 माइनस 2 इज 3, यानी कि c की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 3। ठीक है, a की वैल्यू हमें मिल गई 1, b की वैल्यू हमें मिल गई, a की वैल्यू हमें मिल गई 1, b की वैल्यू हमें मिल गई 2 और c की वैल्यू हमें कितनी मिली, 3। अब हम क्या करेंगे, c की वैल्यू को फोर्थ इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ठीक है, वहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, d की वैल्यू। पुटिंग वैल्यू, इसको हम रख कर दे दें ताकि हमारे पास नेक्स्ट स्टेप को करने के लिए स्पेस हो जाए। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ c इन फोर्थ इक्वेशन। फोर्थ इक्वेशन क्या है हमारे पास, 3c प्लस d इज इक्वल टू 13। 3c प्लस d इज इक्वल टू 14। c की वैल्यू हमें कितने मिली थी, 3। ठीक है, प्लस d इज इक्वल टू 13। 3 3 are 9 प्लस d इज इक्वल टू 13। d इज इक्वल टू 13, ये जो 9 इधर पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड में जाके -9। d इज इक्वल टू 13 माइनस 9 इज 4, यानी कि a की वैल्यू मिली 1, b की वैल्यू मिली 2, c की वैल्यू मिली 3 और d की वैल्यू मिली 4। यही सब हमें फाइंड आउट करना था। अब हम इसका 8th क्वेश्चन देखेंगे। 8th क्वेश्चन में हमसे ये एमसीक्यू फॉर्म में गिवन है। इसमें से गिवन है a इज इक्वल टू aij, जिसका एक मैट्रिक्स है a, जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n। वो मैट्रिक्स कब एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगी, a मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ। कब वो कोई भी मैट्रिक्स कब स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाती है, उसके लिए हमने क्या कंडीशन देखी थी कि अगर कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसके लिए नंबर ऑफ रोज इक्वल होने चाहिए थे नंबर ऑफ कॉलम्स के। ठीक है, तो अब जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर मैं लिखूँ 1 1 1 0, ठीक है, इसमें 2 ही रोज है, रो 1 रो 2, 2 कॉलम है, कॉलम 1 कॉलम 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो जाएगी। ऑर्डर हम कैसे लिखते थे, m क्रॉस n, m जहाँ पे नंबर ऑफ रोज होता था, n जहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स होते थे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि m जो नंबर ऑफ रोज है 2, वो इक्वल है कॉलम्स के, यानी कि हम कह सकते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स m जो कि m क्रॉस n ऑर्डर की है, वो तभी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी जब उसमें नंबर ऑफ रोज यानी कि m इक्वल होगा नंबर ऑफ कॉलम्स के, जो कि है n, यानी कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब हम इसका 9th क्वेश्चन देखेंगे। नंबर 9 में हमसे क्या गिवन है, ये भी एक एमसीक्यू फॉर्म में हमसे गिवन है। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस से क्वेश्चन बेस्ड है, पूरा हमें सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें हमें एक्स और वाई की वैल्यू एक्चुअली फाइंड आउट करनी है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऑप्शंस नहीं लिखे हैं। जो भी ऑप्शन करेक्ट होगा मैं लास्ट में आपको बता दूंगी आपके एनसीईआरटी में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं।
कि विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल, यानी कि एक्स और वाई की ऐसी कौन सी वैल्यू होनी चाहिए जिससे ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हो जाए। हम इनको पहले सॉल्व करके देखते हैं। इसमें एक ऑप्शन है नॉट पॉसिबल टू फाइंड, ठीक है, ये भी करेक्ट हो सकता है, हम सॉल्व करके देखते हैं। अब देखो ये बात तो क्लियर है कि दो मैट्रिसेस को इक्वल होने के लिए एक्स या वाई की दो वैल्यूज पॉसिबल नहीं हो सकती, एटलीस्ट इसमें तो नहीं हो सकती, क्योंकि दो वैल्यूज अगर अलग अलग आएंगी किसी भी एक की तो वो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगी। अगर सेम वैल्यू मान लो हम किसी एक से हमारी एक्स की कोई भी वैल्यू आ रही है 2 या 3, वो सिर्फ उसी सिचुएशन को उसी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। अगर 3x + 7 से हमारी कोई वैल्यू आई है तो वो सिर्फ 3x + 7 = 0 को ही सेटिस्फाई करेगी। जो सेकेंड इक्वेशन x की फॉर्म में बनेगी 2 - 3x = 4, वो उसे सेटिस्फाई नहीं करेगी। इसलिए यहाँ पे x की या y की कोई भी दो वैल्यूज पॉसिबल नहीं हो सकती हैं। यहाँ से हम फाइंड आउट करके चेक करते हैं x और y की वैल्यू। जैसे कि इक्वल होने के लिए किन्हीं भी दो मैट्रिसेस को दो कंडीशन फॉलो करनी पड़ती है। एक तो उनका ऑर्डर सेम हो, इनका ऑर्डर सेम है, 2 रो है 2 कॉलम है, 2 × 2 इसका ऑर्डर हो जाएगा। इसमें भी 2 रो है 2 कॉलम है, 2 × 2 इसका ऑर्डर हो जाएगा। सेकंड कंडीशन क्या होती है कि उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। उस कंडीशन का यूज़ करके हम यहाँ पे क्या बनाते हैं, इक्वेशन बनाते हैं। ये हो जाएगी 3x + 7 = 0। इसे मान लेते हैं, इसे फर्स्ट इक्वेशन है। यहाँ से डायरेक्टली x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। 3x = ये हो जाएगा 0 -7, क्योंकि जो इधर प्लस है उधर जाके माइनस। 3x = -7 एंड x -7/3, क्योंकि ये जो 3x के साथ मल्टीप्लाई में था ये राइट हैंड साइड में आके डिवाइड में हो जाएगा। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, 2 - 3x = 4 कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, तो -3x = 4, ये जो +2 है राइट हैंड साइड में जाके -2, -3x = 4 - 2 which is 2 and x = 2/-3। x की वैल्यू हमें यहाँ से क्या मिली, -2/3। पहले क्या मिल रही थी, -7/3। x की वैल्यूज, x की दो डिफरेंट वैल्यूज यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो x हम यहाँ पे लिखेंगे x कैन नॉट हैव 2 वैल्यू, ठीक है। अगर हम सिर्फ y के चेक करें तो y की एक जगह से हमें मिल जाएगी 7, y + 1 = 8 करेंगे तो y = 8 - 1 हो जाएगा। यहाँ से y की वैल्यू हमें 7 मिलेगी, और यहाँ से 5 = y - 2 करेंगे तो y इक्वल हो जाएगा 5 + 2 के 7। यानी कि y की वैल्यू तो हमें एक ही मिल रही है, भले ही हमें दो इक्वेशंस मिल रही हैं अलग अलग कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज को इक्वल रख के, लेकिन y की वैल्यू हमें बिल्कुल सेम मिल रही है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब हम अलग अलग कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को इक्वल रख के दो इक्वेशन बना रहे हैं x के लिए, तो वहाँ से हमें x की अलग अलग वैल्यूज़ मिल रही हैं जो कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस के लिए पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे मतलब कि हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, NCERT में बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो है नॉट पॉसिबल टू फाइंड। अब हम इसका 10th क्वेश्चन देखते हैं। इसके 10th क्वेश्चन में हमसे क्या गिवन है, ये भी MCQ फॉर्म में गिवन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इससे पिछला जो 9th सेशन था वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसमें हमसे बोला क्या था, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 × 3 विद ईच एंट्री 0 और 1 इज, यानी कि इसमें हमसे पूछा है कि कितनी ऐसी मैट्रिसेस बन सकती हैं 3 × 3 ऑर्डर की जिसमें हर एलिमेंट या तो 0 हो या 1 हो, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा 3 × 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स। देखो कुछ इस टाइप के होंगे जिसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वैसे भी अगर हम देखें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज इज 3, कॉलम्स आर 3 एंड 3 × 3 इज 9, यानी कि हमारे पास एलिमेंट्स कितने हो गए, 9, और हर एलिमेंट के पास 2 वेज हैं फिल होने के लिए, ठीक है। यानी कि जो 2 एंट्रीज हमारे पास, अब या तो ये जो A11 है या तो इसकी जगह 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, जो A12 है या तो इसकी जगह 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, ठीक है। अब ये जो 0 और 1 है ये 9 एंट्रीज में फिल हो सकता है, यानी कि ये जो 2 एंट्रीज हैं, ठीक है, इन्हें हम कितने उनमें फिल कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम कहें कि अगर हमने फर्स्ट मैट्रिक्स बनाई, ठीक है, उसके बाद कितनी पॉसिबल कितनी वैल्यूज़ होंगे अपने एलिमेंट्स के लिए जो कि उसके एलिमेंट्स हो सकते हैं, ऐसे कितने वैल्यूज़ होंगी, सिर्फ 2 ही, या तो उसके एलिमेंट 0 होगा या 1 होगा। मान लो
मैट्रिक्स के लिए हमारे पास 2 वैल्यू थी, सेकंड के लिए हमारे पास 2 होंगी, ठीक है, थर्ड के लिए भी हमारे पास 2 होंगी, ठीक है। ऐसे 9 एलिमेंट्स हैं तो उसके बाद भी हमारे पास 2 ही। इसमें दोबारा स्टार्ट कर चुका। 10th क्वेश्चन में हमसे क्या गिवन है, ये भी MCQ फॉर्म में है। ये वाला क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है और इससे जो पिछला क्वेश्चन था 9th क्वेश्चन वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें हमसे पूछा क्या है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 विद ईच एंट्री 0 और 1 इज। एक्चुअली इसमें हमसे पूछा क्या है कि ऐसी कितनी पॉसिबल मैट्रिसेस बन सकती हैं 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की जिसमें जो एलिमेंट्स है उसकी एंट्रीज है वो या तो 0 हो या 1 हो। अब हम अगर 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनाए जनरल तो कुछ इस टाइप की बनेगी जिसमें कितने एलिमेंट्स होंगे। एलिमेंट्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि नंबर ऑफ रोज इसमें कितनी है 1 2 3, कॉलम्स कितने हैं 1 2 3, वो भी 3 हो जाएगी, 3 इंटू 3 इज 9, यानी कि यहाँ पे टोटल 9 एलिमेंट्स है और उन 9 के 9 एलिमेंट्स के पास 2 वेज है अपने आप को फिल करने के लिए। मतलब कि A11 के पास 2 वेज है, या तो वो 0 हो सकता है या वो 1 हो सकता है। इसके पास भी 2 वेज है, इसके पास भी 2 वेज है, इसके पास भी 2 ही वेज होंगी क्योंकि इसने बोला ये या तो एंट्री 0 होगी या 1 होगी। अब देखो इन 9 एलिमेंट्स के पास जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, कुछ ऐसे 9 एलिमेंट्स को मैं अरेंज कर लेती हूँ। अब फर्स्ट एलिमेंट के पास कितनी वेज है फिल होने के लिए 2, सेकेंड एलिमेंट के पास कितनी वेज है फिल होने के लिए 2, क्योंकि या तो वो 0 हो सकता है या 1। ऐसे ही थर्ड के पास भी 2, फोर्थ के पास भी 2, फिफ्थ के पास भी 2, सेकेंड के पास भी 2, थर्ड के पास फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट के पास भी 2, सेकेंड के पास भी 2, थर्ड के पास भी 2, फोर्थ के पास भी 2, फिफ्थ जो एलिमेंट है A22 उसके पास भी 2 ही वेज होंगी, या तो वो 0 हो सकता है या 1। सिक्स्थ के पास भी कितनी होंगी, या तो वो 0 हो सकता है या 1, और सेवेंथ के पास हमारी कितनी होंगी 2, और 8 के पास भी 2 ही होंगे क्योंकि या तो वो 0 हो सकता है या 1। और सिमिलरली 9th जो एलिमेंट होगा A33 उसके पास भी हमारी 2 ही वेज होंगे। यानी कि क्या ये जो हमने लिखा है 2 को जब हमने 9 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है इसे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 2 raised to the power 9, जो कि किसके इक्वल होता है 512 के। यानी ऐसी कितनी मैट्रिसेस पॉसिबल है 512, ठीक है। यही अगर हमें दिया होता कि जो एंट्री है वो 0 1 और 2 भी हो सकती है, ठीक है, तो यहाँ पे हर एलिमेंट के पास कितनी कितनी वेज होती, 3 वेज होते, तो यहाँ पे 2 की जगह कितना लिखते हैं हम 3 raised to the power 9 हो जाता है, क्योंकि एलिमेंट्स तो 9 ही रहते हैं ना 3 क्रॉस 3 मैट्रिसेस में। अब वो अलग हो जाएगा अगर हमें ऑर्डर कुछ और दिया हो। तो फॉर एग्जाम्पल हमें ऑर्डर दिया है 2 क्रॉस 2, उसमें एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे 4, और चारों के चारों एलिमेंट्स के पास अगर मान लो यहाँ पे 0 और 1 नहीं दिया होता कि या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, चारों के चारों एलिमेंट में पहले एलिमेंट के पास भी 2, दूसरे के पास भी 2, थर्ड के पास भी 2 ही वेज हैं और फोर्थ के पास भी, इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है काफ़ी बार, 9th क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट रह जाता है किसी भी क्वेश्चन में तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको वापस से समझाने का ट्राई करूँगी और आपके डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। यहाँ पे हमारी 3.1 एक्सरसाइज बिल्कुल कंप्लीट हो जाती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 से रिलेटेड कंसेप्ट समझेंगे और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स करेंगे। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।